तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं कोई अजगर थोड़ी हूँ जो जागते ही तुम्हें निगल जाती। तुम मुझे जगा सकते थे। अजगर तो नहीं हो, शायद मेमना हो। अच्छा, सुन लिया है मैंने। तो क्या हुआ, कितनी हल्की सी हो तुम, न के बराबर वजन है तुम्हारा। तुम छोटी सी हो, नाजुक सी, कहीं भी सो जाती हो और बहुत कम खाती हो। तो मेमना कहना ही सही है तुम्हें। यति एकदम से बाइक से उतरी और भैरव पर चिल्लाने लगी। मैं मेमना हूँ? हद ही हो गई। बेइज्जती करने का क्या नया तरीका निकाला है तुमने? यति भैरव से झूठ मूठ का नाराज होकर वहां से आगे चली गई। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और वहां सिर्फ एक ही घर था। यति के आगे बढ़ते ही भैरव ने बाइक को स्टैंड पर लगाया और सामान उठाते हुए जैसे ही वो यति के पास आया तो वो बेहद हैरानी से सामने की ओर देख रही थी। भैरव ने जैसे ही नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो भी यति की ही तरह उस घर को देखकर हैरान हो गया। नजारा कुछ ऐसा था कि वो घर एक पहाड़ी पर था। पहाड़ी के पास कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा झरना था और उसी से बहती हुई एक पतली सी नदी निकल रही थी और उसके ठीक कुछ दूरी पर एक खाई थी। वहां जो घर था वो बाकी घरों से काफी दूर था। पूरी पहाड़ी पर बना वो घर था तो मिट्टी का ही, लेकिन बेहद खूबसूरत था। वहां बैठने के लिए एक छोटा सा आंगन था। वहीं पास में आग जलाने का सामान और खुली सी जगह भी थी। यति आसपास के सुंदर नजारे देखकर बेहद खुश हो गई। ये जगह कितनी सुंदर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसी खूबसूरत जगह भी होगी। यति ने पलटकर भैरव की ओर देखा तो उसने पाया कि भैरव उससे भी ज्यादा खुश था। उसके चेहरे पर खामोशी तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। भैरव ने सामान को नीचे पटक दिया और यति से जोर जोर से चिल्लाते हुए पूछने लगा, ये सब सच है? ये झरना, ये नदी, ये घर, ये आसपास फैली धुंध, ये पहाड़ और ये सर्द मौसम, ये सच में है? ये कैसी जगह है? मैंने पहली बार देखा है इतना सब कुछ। ये सच में इतना सुंदर है? भैरव उन सभी नजारों को आंखें फैलाकर देखे ही जा रहा था। मैंने ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि देखने में ये सब उससे कई ज्यादा खूबसूरत होता है। तुमने किताबों में पढ़ा? हाँ, मृत्यु ने लाकर दी थी। वो पढ़ नहीं सकता था, इसलिए मैं उसे ये सब पढ़ के सुनाता था। उन नजारों के आगे अब भैरव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी खुशी वाकई दिल जीतने वाली थी। वाह, ये कितना अलग और सुंदर है। अच्छा, ये जो सामान तुमने फेंक दिया है इसे तो अंदर रख दो। तुम ही उठा के रख दो ना। ये झरना यहाँ से कितना ऊंचा लग रहा है। सुबह के वक्त तो ये और भी सुंदर लगता होगा। ये पागल हो गया है। या तो सुबह तक इसके पागलपन के दौरे कम हो जाएंगे या फिर ज्यादा खूबसूरती देखकर इसके दौरे और बढ़ जाएंगे। यति सामान उठाकर अंदर आई तो उसने पाया कि वहां भी जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ है और सारे ही इंतजाम वैसे ही थे जैसे यति और भैरव के नए घर में थे। थोड़ी देर बाद भैरव भी घर के अंदर आ गया। ठंड बढ़ रही है, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। शाम होते ही भैरव ने घर के बाहर आग जलाई और चुपचाप वहीं बैठ गया। यति एक गर्म शॉल लेकर भैरव के पास गई और उसे देते हुए खुद भी वहीं बैठ गई। ये जगह बाबा की ही है। अंदर बाबा के नाम के कागजात दिखे मुझे। यति ने ध्यान दिया कि अभी भैरव के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो कुछ देर पहले नजर आ रही थी। वो खामोश था और आग की ओर देखे जा रहा था। क्या हुआ? एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम्हें मेरे साथ रहने में थोड़ा अजीब लगता होगा, या फिर शायद तुम मुझे झेल रही होगी, क्योंकि मैं वो नहीं जिसे कोई अपनी जिंदगी में रखना चाहता हो। तो क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? भैरव की खोई हुई खुशी के पीछे उसके मन में चल रही जद्दोजहद थी। ये बात यति को अब समझ आ गई थी। उसने भी यही कहा था और अब ये भी मुझसे वही बात कह रहा है। लेकिन अगर मैं पीछे हटूंगी तो ये पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। हम दोनों ही टूटे हुए वो टुकड़े हैं जो बिछड़कर हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। मैंने किस्मत से लड़ाई की, उससे नाराज हुई, उसे बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो होना था, जो लिखा था और जो तय था वही हुआ। यति ने भैरव की ओर देखते हुए महसूस किया कि जैसे वो किसी उलझन में हो। वो जानती थी कि भैरव के लिए भी चीजें आसान नहीं थी और वो खुद भी बहुत कोशिश कर रहा था सब कुछ संभालने की। तुम जानते हो, तुम ही मेरी किस्मत में थे और अब
तुम मेरे लिए वो सब कर रहे हो जो तुम्हें आता भी नहीं है। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से तुम्हारी इन आंखों से डरने लगी थी मैं। लेकिन देखो ना, आज तुम और मैं यहाँ एक साथ बैठे हैं और अब मुझे तुम्हारी इन आंखों में डर नहीं बल्कि इनमें जिंदगी नजर आने लगी है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इन बातों से क्या समझूं? मतलब मुझे तुम्हारी बातें तो समझ आई, लेकिन जो मैंने पूछा उसका जवाब क्या है? भैरव ने अपना सवाल इतनी मासूमियत से पूछा कि यति से रहा नहीं गया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं चाहूंगी। अब से मुझसे ये मत पूछना, क्योंकि मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मेरे साथ रहोगी? तुम ये इसलिए कह रही हो ना क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि तुमको जाने नहीं दूंगा? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, इसलिए कहा क्या तुमने ये? नहीं, मैं इसलिए नहीं रुकूंगी कि तुमने मुझे धमकी दी थी, बल्कि इसलिए रुकूंगी क्योंकि ये मेरा अपना फैसला है। जैसे तुमने मेरे लिए जिम्मेदारी इसलिए ली थी क्योंकि मृत्युंजय ने तुमसे वादा लिया था, वैसे ही वो तुम्हारे लिए भी परेशान होगा। तो मैं अपना अनकहा वादा निभाना चाहती हूँ। अचानक यति को कुछ याद आया और वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, तुम बीमार हो, तुम्हारे मन पर लगे घावों को भी तो दूर करना है। भैरव ने यति की मुस्कुराहट पकड़ ली और उसे बड़ी हैरानी से देखा। वो अभी तक यति की इस मुस्कान और बातों के पीछे का मतलब समझ नहीं पाया था। तुम मुस्कुरा रही हो तो मतलब तुम खुश हो। तो मैं ये समझू ना कि तुम्हें ये जगह पसंद आई? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद आई। अभी तो रात है, कल सुबह तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगी ताकि तुम भी मुस्कुराओ, तुम्हें अच्छा लगे और तुम्हारे मन के घाव ठीक हो सके। भैरव धीरे से अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगा। तुम बुद्धू हो, वो तो मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे कोई घाव नहीं है, वो तो तुम्हें बाहर लाना चाहता था मैं। तुम तो झूठ पकड़ ही नहीं पाई। जबकि मैंने कैसे तुम्हें अपनी सब बातों में फंसा दिया। भैरव को पहली बार इस तरह से खुलकर हंसते हुए देख यति को भैरव के अंदर एक मासूम साफ दिल का बच्चा नजर आ रहा था। भैरव की मुस्कुराहट आज उसे बिल्कुल अलग सा दिखा रही थी। यति को भैरव के अंदर मृत्युंजय की झलक सी दिखने लगी थी। तुम ऐसे हंसते हुए अच्छे लग रहे हो। भैरव ने जैसे ही यति के मुंह से ये बातें सुनी, उसने अचानक ही धीरे से अपनी नजरें यति की तरफ से फेर ली। तुम शर्मा रहे हो। यति के मुंह से अपनी तारीफ सुन भैरव शर्माने लगा। उसने धीरे से अपना सिर नामे हिला दिया और फिर नीचे की ओर देखते हुए धीरे से कहने लगा, नहीं, मैं शर्माता नहीं हूँ। मैं क्यों शर्माऊं भला? उस वक्त भैरव के मन में यति की कही हुई हर बात बार बार घूम रही थी। वो अपनी मुस्कुराहट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर जब उसने यति को हंसते हुए देखा तो 2 पल के लिए वो ठहर सा गया। हाँ, ये सच है कि हम दोनों ही टूटे हुए 2 टुकड़े हैं। तो क्या हम दोनों मिलकर कभी एक हो पाएंगे? तुम्हारी बातें मुझे राहत पहुंचाती हैं। तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से रहोगी, ये बात सुनने में ही कितनी अच्छी लग रही है। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्या ही कहना सही होगा कि तुम मेरा सुकून बनती जा रही हो? तभी उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें अचानक ही इतनी तेज हो गईं। वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को फील करने लगा। उसकी धड़कनें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं बीमार हो गया हूं क्या? अगली सुबह जब यति की आंख खुली तब उसने खुद को घर में अकेला पाया। उसने जब बाहर निकलकर देखा तो पाया भैरव अपने ध्यान में लीन था। यति वापस घर के अंदर चली आई। उसने वहां रखे सामान को इधर उधर करते हुए देखा। घर के पिछले हिस्से में सामान काफी समय से रखा हुआ था, इसीलिए उन पर धूल मिट्टी, जंग, गंदगी चिपक गई थी। यति उसमें से जरूरत के सामान को अलग करने लगी। उसने कई दिनों से रखी हुई चादरें, कुछ मोजे, कुछ गद्दे, थोड़े से बर्तनों को अलग कर लिया और उन्हें वहीं घर में ठीक से रखने लगी। घर के अंदर कोई कमरा नहीं था। वहीं एक चूल्हा सा बना हुआ था। एक कोने में खिड़की के पास लकड़ी की खिड़की लगी हुई थी। घर के अंदर से एक बड़ा सा पेड़ निकलकर छत के ऊपर तक जा रहा था।
उस पेड़ की एक डाल उस मिट्टी के घर के अंदर ही फैली हुई थी और उस घर के तीसरे कोने में नहाने की जगह थी। यति ने अपने दुपट्टे को कमर में बांधा और फिर वहां की सफाई करने में लग गई। तभी उसके हाथों से लगकर कोई चीज नीचे गिरी। यति ने जब पलट कर देखा तो पाया कि वहां पर एक छोटा सा संदूक था। संदूक से सामान नीचे बिखर चुका था। यति उन सामानों को इकट्ठा कर उस संदूक में वापस रखने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ तस्वीरों पर पड़ी, जिससे यति हद से ज्यादा चौंक गई। तस्वीरों में समर्थ किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि यति की अपनी बहन राम्या थी। ये तो राम्या है, लेकिन ये बड़े भैया के साथ क्या कर रही है? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। ये दोनों, लेकिन दोनों ही परिवारों के बीच तो दुश्मनी है। फिर ये कैसे मुमकिन है? ये दोनों इतने करीब कैसे? इस तस्वीर में राम्या समर्थ के गले में अपनी बाहों को डालकर खड़ी थी और साथ ही उस संदूक में एक दुपट्टे से बंधा हुआ गमछा भी रखा हुआ था, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ दुपट्टे का गठबंधन किया गया हो, क्योंकि दोनों ही इस तरह से बंधे हुए रखे थे। यति ये सब देखकर समझ चुकी थी कि हो ना हो समर्थ और राम्या, इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। ये गठबंधन, ये तो शादी के वक्त मैं जो सोच रही हूँ, क्या वो सच हो सकता है? वहां और भी तस्वीरें थीं जो काफी साल पुरानी थी, इसीलिए धुंधली सी होकर मिटने लगी थी, लेकिन वो अभी भी पहचानी जा सकती थी। ये तस्वीरें तब ली गई थी जब समर्थ लगभग 20-25 साल का होगा और राम्या भी कम उम्र की ही थी। वहां कई ऐसी तस्वीरें भी थीं जिसमें दोनों के बीच की नजदीकियां साफ नजर आ रही थी। यति ने गठबंधन किए हुए दोनों दुपट्टों को अपने हाथों में लिया और बार बार उन्हें पलट कर देखते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों ही दुपट्टे ऐसे रखे हैं जैसे शादियों में गठबंधन किया जाता है। तो क्या इसका मतलब बड़े भैया और रम्या की शादी हो चुकी है? यति के अंदर सच जानने के लिए हद से ज्यादा हलचल होने लगी थी कि आखिर सालों पहले क्या हुआ था। कहीं ना कहीं इन सब के तार उस दुश्मनी से जुड़े हुए थे जो सालों पहले दोनों गांव के बीच हुई थी। दोनों ही परिवार एक दूसरे की जान के प्यासे थे, और अगर ऐसा हमेशा से था तो फिर राम्या और समर्थ की शादी कैसे हो सकती थी? यही सवाल यति के दिमाग में घूमे जा रहा था। यति ने सामान को पलटते हुए देखा। उसमें यति को कुछ खत भी दिखे। यति जल्दी से एक खत को खोलकर पढ़ने लगी। मुझसे आज शाम उसी जगह पर मिलना जहां हम दोनों हमेशा मिलते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह खत राम्या ने समर्थ को लिखा था। यति ने कुछ और खत निकालकर पढ़े जिसमें राम्या ने समर्थ के लिए कुछ प्यार भरे इजहार किए थे। ऐसे ही कुछ और खत मिले जिसमें राम्या ने समर्थ के लिए अपने जज्बात लिखे हुए थे, लेकिन उसी में एक खत और था। यति उसे पढ़ने लगी। बाबा हम दोनों की शादी के लिए शायद नहीं मानेंगे। मैंने आज बाबा से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। मेरे बाबा और तुम्हारे बाबा बचपन के दोस्त हैं, लेकिन दोनों ही परिवारों के बीच ये दुश्मनी शायद हमारी शादी को मंजूरी नहीं देगी। ये दुश्मनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि ये शादी का फैसला जल्दबाजी का फैसला है, लेकिन मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे बारे में सोचो। एक बार शादी हो जाएगी तो दोनों ही परिवारों को हमारे रिश्ते को अपनाना पड़ेगा, और मान लो कि ये रिश्ता लोगों की मंजूरी नहीं भी पाता तो भी हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर खुश रहेंगे। इसलिए तुम भी बिना किसी को बताए मुझे वही मिलो जहां हम हमेशा मिलते थे। अगर तुम वहां नहीं आओगे तो मेरी लाश को आखिरी बार विदा कहने जरूर आना।
मैं तुम्हारा वहां पर शादी के जोड़े में इंतजार करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी राम्या। यति उस खत को पढ़कर जमीन पर बैठ गई। फिर उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक ने कहा था कि मैं उसी घर की लड़की हूं जिसने सबके साथ गलत किया। अगर ये शादी हुई थी तो फिर राम्या का पति सूरज कैसे है? सूरज की जगह बड़े भैया को होना चाहिए था। आखिर क्या हुआ होगा सालों पहले? ये जानने के बाद कि मैं राम्या की बहन हूं, कार्तिक मुझे अपना नहीं पाया था, तो फिर बड़े भैया ने मुझे इतने प्यार से कैसे अपना लिया? उन्होंने मुझे भनक ही नहीं लगने दी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बड़े भैया कार्तिक या महल के लड़के शादीशुदा नहीं हैं। तो फिर अब ये क्या नया मामला है? यति अपने दिमाग पर जोर डालकर हर बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि शादी लोगों के सामने कभी आई ही नहीं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो फिर एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए? राम्या ने ही बड़े भैया को शादी के लिए बुलाया। ये गठबंधन किए हुए दुपट्टा सबूत है कि शादी हुई थी। फिर क्या हुआ होगा जो मुझे नहीं पता है। लेकिन अब मैं कैसे पता करूं सब कुछ? और किससे पूछा जा सकता है इसके बारे में? भैरव से पूछने का मतलब नहीं बनता है। वो बेचारा तो उस वक्त तहखाने में ही होगा शायद। यति खुद के ही सवालों में उलझी हुई थी। तभी वहां भैरव आ गया। उसने यति के हाथ से वो सारे खत छीन लिए और यति को घूर कर देखने लगा। जब रास्ते ना पता हो और मंजिल की खबर भी ना हो तो वहां पैर रखना बेवकूफी होती है। तुम्हें न तो इसे छूना चाहिए और न ही किसी और की जिंदगी में झांकना चाहिए, खासकर तब जब उससे तुम्हें ही चोट पहुंचने का खतरा हो।